हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म के लिए कूलम्ब्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, जिसको कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। और ख़ास करके इसका इम्पोर्टेंस इतना है कि ये हम लोग कई जगह पर सिमिलर लॉ पढ़ते हैं। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके हैं, और ये सिमिलर लॉ मैग्नेटिज्म में है, और सिमिलर लॉ ग्रेविटेशन में भी है, ग्रेविटेशन में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसकी सिमिलरिटी कई जगह पर है और इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट आपको कई जगह पर लागू होता है और इसका जो एप्लीकेशन है प्रॉब्लम में भी सिमिलर होता है। मैग्नेटिज्म का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ग्रेविटेशन का थ्योरी भी सिमिलर है, प्रॉब्लम भी सिमिलर है। कैसे प्रॉब्लम सिमिलर है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा हम लोग इस लॉ को पहले देख लेते हैं कि कूलम्ब्स लॉ मैग्नेटिज्म के लिए है क्या। देखिए, जब कोई भी दो पोल स्ट्रेंथ मान लेते हैं M1 है और ये M2 है, ये पोल स्ट्रेंथ के लिए ग्रेविटेशन में भी हम लोग M1 M2 ही मास का इंडिकेशन लेते हैं। ग्रेविटेशन में क्या इंडिकेशन लेते हैं मास के लिए? M1 M2, और यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ के लिए भी M1 M2 ही लिया जाता है और ज़्यादातर यही चलता है M1 M2। कोई भी दो पोल M1 M2 अगर किसी सर्टेन डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, और ऐसे तो ये बात आप जानते हैं कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है प्रैक्टिकल तौर पर, तो प्रैक्टिकल तौर पर नहीं करता, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। आपके लिए, हमारे लिए सब एग्जिस्ट करता है। प्रैक्टिकल तौर पर फ्रिक्शनलेस सरफेस एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन 90% फिजिक्स हम लोग फ्रिक्शनलेस सरफेस पर ही पढ़ते हैं। तो वो सोचना आपका हमारा काम नहीं है, ठीक है। आपके लिए, हमारे लिए, प्रॉब्लम के लिए सब एग्जिस्ट करता है। हाँ, ये भी जानकारी रखिए कि प्रैक्टिकल तौर पर जो है मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सब एग्जिस्ट करता है। तो वही एग्जाम्पल याद रखिएगा, 1 रुपया में 4 दर्जन केला जो है क्वेश्चन में मिलता है, ऐसा नहीं कि 5 दर्जन। अच्छा, ठीक बात है, तो 1 रुपया में 50 दर्जन भी मिलेगा, लेकिन वो क्वेश्चन में मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं कि वैरायटी चौक पर मिलेगा या घंटा घर में मिलेगा, मार्केट में मिलेगा, है ना। ठीक बात है, बात समझ गए। तो ये M1 है, ये M2 है। अब यहाँ देखिए, किसी भी सर्टेन डिस्टेंस पर ये रखा गया है। तो कूलम्ब्स लॉ मैग्नेटिज्म का ये कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पोल स्ट्रेंथ केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, किसी भी सर्टेन डिस्टेंस पर रखा गया है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ। मतलब क्या होगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M2, है ना। और दूसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब हुआ कि अगर R ज़्यादा होगा तो वैसे स्थिति में फोर्स क्या होगा? कम लगेगा। R ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा? कम लगेगा, है कि नहीं। और स्वाभाविक सी बात है कि मैग्नेट, जैसे मान लो बच्चे से आप लोग मैग्नेट से खेल रहे हो, उसमें कांटी वगैरह ले जाते होगे तो चिपक जाता होगा, सट जाता होगा, लेकिन नज़दीक ले जाने पर सटता है। मान लो कि मैग्नेट वहाँ रखो और कांटी रखो जो है 6 किलोमीटर बाद, तो थोड़ी चिपक जाएगा, थोड़ी खींच लेगा। नज़दीक ले जाने पर खींचता है। नज़दीक होता है तो अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होता है, नज़दीक होता है तो अट्रैक्शन पावर बढ़ जाता है, सही बात है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, R ज़्यादा होगा तो R कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, R ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, बिल्कुल सही बात। अगर इस तीनों को कंबाइन करें तो F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। इस तीनों को कंबाइन किया, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड का मतलब है कि अगर एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो निगेटिव साइन कंसीडर नहीं करना है। ये चाहे मैग्नेटिज्म का केस हो चाहे चार्ज का केस हो। जैसे हम लोग पॉजिटिव पोल किसको लेते हैं? नॉर्थ पोल की साउथ पोल? क्या फिर ठंडा गया जोर से? पॉजिटिव पोल किसको? पॉजिटिव पोल किसको लेते हैं? नॉर्थ पोल। निगेटिव पोल किसको लेते हैं? साउथ पोल को। आई बात समझ में? तो उससे लेना देना नहीं है। चार्ज के केस में भी अगर निगेटिव भी होगा तो उस निगेटिव से यहाँ पर हमें कोई लेना देना
नहीं है। आई बात समझ में? तो इसको कंबाइन करेंगे हमारे पास ये मिला, और इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाएंगे, कंबाइन किया, F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, और जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो क्या मिलता है? एक कांस्टेंट देते हैं। तो वही कांस्टेंट के स्थान पर जो है ये क्या आता है? म्यू अपॉन 4 पाई, या कांस्टेंट के स्थान पर पहले आप यहाँ k भी लगा सकते हैं, फिर k के स्थान पर म्यू अपॉन 4 पाई ले सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको अटैच कर दीजिए, म्यू अपॉन 4 पाई ये कांस्टेंट है, तो वही यहाँ लिखा गया है कि म्यू अपॉन 4 पाई ये कांस्टेंट है। तो इसमें मेन कांस्टेंट कौन हुआ? म्यू की 4 पाई, म्यू मेन कांस्टेंट है, 4 पाई तो पहले से कांस्टेंट है, तो 7वें 8वां से कांस्टेंट है, जो आप जानते हैं जिसका वैल्यू 3.14 होता है या 22/7 होता है, पता है आपको। तो मेन कांस्टेंट आपके पास यहाँ पर म्यू है, म्यू इज कांस्टेंट, जिसको क्या कहा जाता है? परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। क्या कहा जाता है? परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, इसको कहा जाता है परमिएबिलिटी, और हिंदी में बोलते हैं इसको चुंबकशीलता, है ना, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म, जिसको बोलते हैं चुंबकशीलता। और परमिएबिलिटी को, परमिटिविटी को बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में परमिटिविटी होता है, उसको बोला जाता है विद्युतशीलता, मतलब रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे समझ सकते हैं, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पर क्या है? रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। यहाँ पर क्या है? रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। तो म्यू यहाँ पर कांस्टेंट है, जिसको परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम कहा जाता है, और इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मीडियम। तो म्यू जो है ये परमिएबिलिटी है। अब म्यू जो है ये किसके बराबर होता है? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू किसके बराबर होता है? म्यू नॉट इंटू म्यू आर के बराबर। अब जरा इसको थोड़ा सा हम लोग समझे, ऊपर तो लिख लिए आप लोग, है ना, जरा इसको समझे, है ना, यहां तक तो ठीक है, लिखा हुआ है, ठीक बात है। अब यहां देखिए, अगर हम इसको यहां पुट करें, म्यू नॉट, म्यू के स्थान पर क्या लेंगे? म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू के स्थान पर यही ना लेंगे, और अपॉन क्या? 4 पाई और M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक ना। अब यहां पर देखिए, तो म्यू जो है ये म्यू नॉट इंटू म्यू आर है। जरा ध्यान देने वाली अब यहां पर बात है, देखिए म्यू क्या है? म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और इसमें जो म्यू नॉट है ये क्या है? म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट क्या है? बोलिए फिर से, म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ एयर। एयर कहिए या वैक्यूम, बात एक ही होता है, एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस, ये म्यू नॉट है। म्यू आर क्या है? म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी है। म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी है। या दूसरे तरह से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर इसको म्यू आर को हम लिखें, म्यू आर लिखें, तो क्या लिखेंगे? म्यू अपॉन म्यू नॉट। इस तरह से और ज्यादा समझ में आएगा कि म्यू आर को लिखेंगे म्यू अपॉन म्यू नॉट, और यहां पर म्यू क्या है? म्यू क्या है? म्यू क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ किसका? जी नहीं, मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। और ये क्या है? म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ एयर। एयर कहें या फ्री स्पेस कहें या वैक्यूम कहें, सभी बात बराबर है। तो और म्यू आर जो है यहां पर जनाब, म्यू आर को बोला जाता है, दिस इज योर रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या बोला जाता है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, नीचे परमिएबिलिटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, नीचे परमिएबिलिटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस। आई बात समझ में? बात क्लियर हुआ? तो म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। इसको थोड़ा और समझिए, इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है हर दृष्टिकोण से। म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, तो
तो परमिएबिलिटी अपॉन मीडियम और नीचे परमिएबिलिटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस, और ये क्या मिला, रिलेटिव परमिएबिलिटी। देखो जैसे लिखते हैं हम लोग रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी लिखते हैं, क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी जरा बताइए तो। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वहां रेफरेंस वाटर लेते हैं और यहां रेफरेंस एयर लिया जाता है। आई बात समझ में। इन जनरल पूरे फिजिक्स में दो रेफरेंस मीडियम यूज हम लोग करते हैं, एक हवा और दूसरा पानी, है ना। तो यही दो यूज करते हैं, और खास करके जिसमें जिसका वैल्यू 1 होता है उसी को रेफरेंस मीडियम के रूप में लेते हैं। ये अंदर की बात है। आई बात समझ में। पानी का भी डेंसिटी 1 होता है सीजीएस में, है ना। फिर ऑप्टिक्स आप लोग पढ़ते हैं, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाता है, वहाँ पर रेफरेंस मीडियम क्या लिया जाता है, ऑप्टिक्स में रेफरेंस मीडियम वहाँ पर जो है क्या लिया जाता है, एयर लिया जाता है। और यहाँ भी रेफरेंस मीडियम देखिए आपका एयर है। तो परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, नीचे परमिएबिलिटी ऑफ एयर, और ये क्या मिला आपको, रिलेटिव परमिएबिलिटी। अच्छा ये बताइए, अगर हम पूछें आपसे कि एयर का रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होगा, एयर के लिए, फॉर एयर, एयर की बात करें रिलेटिव परमिएबिलिटी तो क्या होगा साहब। तो ऊपर जो मीडियम लिखे हैं, ऊपर भी एयर, नीचे तो एयर है ही, 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। एयर की बात करें तो ऊपर भी एयर, परमिएबिलिटी ऑफ एयर, और नीचे परमिएबिलिटी ऑफ एयर। तो इसका मतलब 1 हो गया। तो याद रखिएगा रिलेटिव परमिएबिलिटी एयर के लिए क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी एयर के लिए, तो फॉर एयर म्यू आर कितना हो जाएगा, 1। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी रिलेटिव परमिटिविटी एयर के लिए कितना होता है, 1 होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी 1 होता है। आई बात समझ में। अच्छा, और ग्रेविटेशन में क्या होता है, ग्रेविटेशन में क्या होता है साहब, ग्रेविटेशन में क्या होता है, उसमें रिलेटिव वाली कहीं कोई बात आती है या नहीं आती है, नहीं आती है। ग्रेविटेशन में इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वह जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और वह यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, परमानेंट कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है कैपिटल जी। इसलिए वह तो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें कहीं कोई चेंज वाली बात, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। वैसा कांस्टेंट तो फिजिक्स में बहुत कम है ना। तो यहाँ पर अगर म्यू आर का मान 1 कर देना साहब, तो अब यहाँ पर देखिए म्यू नॉट इंटू 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ध्यान रहे कि यह जो फार्मूला है ये किसके लिए हुआ, एयर के लिए हुआ, और यह जो फार्मूला लिखा गया ये सुप्रीम कोर्ट का फार्मूला है। ये किसके लिए है साहब, एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के लिए, और ये एयर या फ्री स्पेस कहिए या वैक्यूम कहिए, इसके लिए है। आई बात समझ में, दोनों में फर्क समझ में आया। अच्छा ये बताइए तो रिलेटिव परमिएबिलिटी का यूनिट क्या होगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी का क्या यूनिट होगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी का क्या यूनिट होगा, दोनों देखिए ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, नीचे परमिएबिलिटी ऑफ एयर, इसका मतलब यूनिटलेस। रिलेटिव परमिएबिलिटी यूनिटलेस होगा, लेकिन परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम का यूनिट डायमेंशन होगा। ठीक है, क्या होगा उस पर हम बात कर रहे हैं, पहले इसको लिख लीजिए। अब आइए नेक्स्ट, इसमें देखिए सबसे पहली बात तो याद रखना है कि रिलेटिव परमिएबिलिटी
का कोई भी यूनिट या डायमेंशन नहीं होता है। रिलेटिव परमिबिलिटी हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। रिलेटिव परमिबिलिटी का यूनिट और डायमेंशन होगा होगा नहीं ना होगा। क्या से जरा ध्यान देना, इधर भी गरीब आदमी है ना, लगा हुआ है वो भी, देखो इधर। तो रिलेटिव परमिबिलिटी का यूनिट डायमेंशन होगा 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 नहीं होगा, ठीक बात है। तो मतलब म्यू आर का होगा नहीं होगा, म्यू नॉट का होगा, म्यू नॉट का यूनिट डायमेंशन होगा। म्यू नॉट मतलब क्या हुआ, परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम, म्यू नॉट का होगा। म्यू नॉट हुआ परमिबिलिटी ऑफ एयर, इसका होगा। म्यू का भी होगा, म्यू क्या है, परमिबिलिटी ऑफ मीडियम। सिर्फ म्यू आर जहाँ लग गया तो नहीं होगा। और एप्सिलॉन में भी वही बात होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एप्सिलॉन आर का नहीं होता, एप्सिलॉन का होता है, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट डायमेंशन होता है, एप्सिलॉन आर का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। नो यूनिट नो डायमेंशन, ये आपको पता है ना। एप्सिलॉन का होगा, एप्सिलॉन नॉट का होगा, तो सिमिलर है यहाँ पर भी। तो म्यू का होगा, म्यू नॉट का होगा, म्यू और म्यू नॉट दोनों लिखे हैं, म्यू आर का सिर्फ नहीं होगा। और फार्मूला आपके पास यहाँ पर है, ठीक है, फार्मूला आपके पास यहाँ पर है। तो इससे हम लोग म्यू नॉट निकालेंगे, क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर है ना। उसके बाद देखो 4 पाई आर स्क्वायर एफ और नीचे m1 m2। बात समझ में आया कि नहीं। क्योंकि म्यू नॉट हमको निकालना है, तो म्यू नॉट यहाँ रखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 4 पाई आर स्क्वायर एफ, नीचे m1 m2। तो फिर यहाँ पर इससे कोई लेना देना, 4 पाई तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इससे कोई लेना देना, 4 पाई से कोई लेना देना नहीं है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। तब यहाँ पर देखो, ये आपका डिस्टेंस स्क्वायर हो गया। डिस्टेंस स्क्वायर यूनिट की बात करें तो मीटर स्क्वायर, फोर्स के लिए न्यूटन, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ का फिर ठंडा गया, जोर से बोलो, एम्पियर मीटर। और दो ठो है, एम्पियर मीटर इंटू एम्पियर मीटर, तो एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। बोलो कोई तकलीफ है, ये खत्म हो गया। तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, आई बात समझ में, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये इसका यूनिट होगा। अब डायमेंशन की बात करें, ये यूनिट की बात हुई। डायमेंशन की बात करें साहब, तो बोलो आर स्क्वायर है, यहाँ आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, लेंथ स्क्वायर है कि नहीं। फोर्स के लिए ml t-2, उसके बाद मास नहीं, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ का क्या होता है, एम्पियर मीटर, IL, यहाँ फिर लिख लीजिए पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर मीटर होता है यूनिट, एम्पियर मीटर। और डायमेंशन IL या AL दोनों चलता है, डायमेंशन IL या AL दोनों चलता है, लेकिन ज़्यादातर IL ज़्यादा सही है। तो अब जो कटे कटाइए, जो बचे ये ख़त्म हो गया। तो यहाँ देखिए कितना आ गया, M, उसके बाद L t-2 I-2, यही ना, L बचेगा यहाँ, बाकी L स्क्वायर ख़त्म हो गया। देख लीजिए फिर से, R स्क्वायर है तो ये L स्क्वायर हो गया। फोर्स के लिए ML t-2, और इसके बाद पोल स्ट्रेंथ है तो एम्पियर मीटर है, 2 बार है तो एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर चला गया। तो ये इसका यूनिट न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर है ना। इसी को हेनरी पर एम्पियर मीटर भी कहा जाता है, ठीक है। वैसे न्यूटन पर एम्पियर मीटर ये भी ठीक है, ज़्यादा ठीक है। और पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर,
IL इसका डायमेंशन होता है, पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन IL होता है। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसको याद रखिएगा। और इसका यूनिट जो है ये भी लेते हैं हम लोग, हेनरी पर एम्पियर मीटर, यह भी इसका यूनिट होता है। वैसे आप इसको याद रखिए, ज़्यादा ठीक है, वैसे क्वेश्चन में दे तो याद रखना है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? और अब इसके बाद इसको पहले लिख लीजिए, फिर डिस्कस करेंगे ऐसा क्वेश्चन जो कि आपका एक साथ कई क्वेश्चन है, जो कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी है, मैग्नेटिज्म का भी है, ग्रेविटेशन का भी है। एक साथ कई क्वेश्चन हैं, कुछ वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन। ये अपने आप में जो है कई क्वेश्चन है, मैग्नेटिज्म का भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी है, ग्रेविटेशन का भी है, और भी कई जगह का है, वेक्टर का भी है, फोर्स का भी है। इवन कोई भी वेक्टर क्वांटिटी में इस तरह का क्वेश्चन डाला जा सकता है, क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है कुछ फिक्स होता है। जैसे बराबर हम ये कहते हैं कि प्रॉब्लम का भी कुछ टाइप है, वो सर्टेन टाइप है जो कि फिक्स है। प्रॉब्लम अनलिमिट है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वह लिमिट है, कॉन्सेप्ट जो है लिमिट है ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है ये मान लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है ये? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है ये? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ दिया हुआ है और सभी पॉजिटिव, प्लस एम प्लस एम प्लस एम, और यहाँ पर भी प्लस एम। क्वेश्चन मेरा यह है कि सेंटर पर, ये क्या है? सेंटर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका ये सेंटर है और इसका ये सेंट्रॉइड भी हुआ, इसका ये सेंट्रॉइड है। यहाँ पर भी प्लस एम दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो पोल स्ट्रेंथ है, यहाँ पर जो पोल स्ट्रेंथ है, ये बताइए, यहाँ पर जो पोल स्ट्रेंथ है, इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से, मतलब तीनों के वजह से इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। होगा? पक्का 0 होगा। तो ये बताओ, इसके कारण जिस पर फोर्स लगता है किधर लगता है? इधर लगेगा। इसके कारण फोर्स इस पर किधर लगेगा? रिपल्सन इधर लगेगा। इसके कारण इस पर फोर्स इधर लगेगा, रिपल्सन होगा। अब यहाँ पर देखिए 3 फोर्स आ गया ना, F1, F2 और F3, और तीनों के बीच एंगल कितना हो गया? 120, 120, 120। अगर कोई भी 3 वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड का, नेचुरली इसमें मैग्नीट्यूड भी क्या है जनाब? बराबर है, मैग्नीट्यूड भी बराबर है, इसमें कोई शक नहीं है। F1, F2, F3 तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, और तीनों आपस में कितने डिग्री के एंगल पर है? 120 डिग्री के एंगल पर है। तो याद होगा, ये वेक्टर में भी बताएं, कई जगह बताए हैं, फिर सुन लीजिए एक बार। इफ एनी 3 वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्ट्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री टू ईच अदर, देन देयर रिजल्टेंट विल बी 0। रिजल्टेंट विल बी 0। कोई भी 3 फोर्स, कोई भी 3 वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड का अगर 120 डिग्री के एंगल पर लगे तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा साहब? रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स 0। कारण समझ में आ गया? कारण समझ में आ गया? इस बात को लिख लीजिएगा, और आपको कई बार ये लिखाया हुआ है, फिर सुन लीजिए एक बार। इफ 3 वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्ट्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री टू each other, then resultant will be 0, है ना। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा साहब? 0 हो जाएगा। तो ये खेल खत्म हो गया इसका। अच्छा, अब ये बताइए, अगर इसमें प्लस के स्थान पर माइनस होता तो
तो जीरो होता या नहीं, इतने बात बताइए हमको पहले। जीरो होता या नहीं? अगर माइनस होता तो, ये वाला माइनस होता तो जीरो होता या नहीं? सोच के बताइए। क्या होता? होता पक्का? समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखिए प्लस एम प्लस एम प्लस एम और यहाँ पर माइनस एम, हमने कहा अब यहाँ माइनस एम, ठीक है। अब ये बताओ साहब, इसके कारण यहाँ पर फोर्स किधर? अब एट्रैक्शन इधर, ये F1, इसके कारण इस पर फोर्स किधर? किधर? इसके कारण इस पर फोर्स किधर? जिस पर पूछें समझना है वो किधर जाएगा, तो ये किधर जाएगा? इसके तरफ जाएगा। एट्रैक्शन रिपल्सन में तो समझ में दिक्कत नहीं ना है? हाँ, वो तो जवान आदमी है, समझ में आ ही रहा होगा। तो जिस पर फोर्स पूछा जाए तो समझना है कि ये किधर जाएगा। हाँ, इसमें सब खुश हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन में क्या दिक्कत होता है जब एट्रैक्शन रिपल्सन में दिक्कत नहीं है तो, है ना? अच्छा ठीक बात है। बोलो, इसके कारण इस पर फोर्स किधर? किधर? इधर, मेरे तरफ नहीं? अच्छा ठीक बात है, तो इधर लग गया, चलो ठीक बात है। तो यहाँ देखो, इसके कारण इस पर फोर्स इधर, ये F3। आई बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत? फिर यहाँ पर देखो, तीन फोर्स है बराबर मैग्नीट्यूड का, तीन फोर्स बराबर मैग्नीट्यूड का, और 120 का एंगल यहाँ भी बन रहा है कि नहीं? बताओ साहब, 120 का एंगल बन रहा है कि नहीं? 120 का बन रहा है कि नहीं? तो रिजल्टेंट जीरो हो गया। माइनस करने से क्वेश्चन के सेहत पर फर्क पड़ा, आंसर के सेहत पर फर्क पड़ा। बात समझ में आया? ठीक है। तो अब देखो, ये सब क्वेश्चन ऐसा है कि आप देखते ही अब आंसर कर सकते हो, और कंपटीशन में अगर ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है तो अब आपको समय नहीं लगेगा बनाने में, देखने के साथ आंसर। लेकिन ये देख लेना कि सब पॉजिटिव है, मतलब 120 का एंगल बनना चाहिए, बराबर मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फोटो देके आंसर जीरो कर दिए, है ना? कहाँ सारे तब बोले थे, है ना? सर बहुत कुछ बोलते हैं, तो सब जरा ध्यान में रखना है, सब बात कर रखिए लेते हो। अच्छा चलो, अब यहाँ पर बात करते हैं। फिर यहाँ पर जो है, हाँ जरा यहाँ देखना, ध्यान देना, गरीब आदमी है। तो यहाँ पर M1 है, ये भी M1 है, ये भी M1 है, और यहाँ पर ये भी M1 है, और यहाँ पर माइनस M1 है। नेट फोर्स पूछ रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहे हैं, नेट फोर्स पूछ रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहे हैं। जीरो होगा पक्का? अच्छा ठीक बात है। ये बता पहले, इसके कारण इस पर फोर्स किधर? इधर। इसके कारण इस पर फोर्स किधर? इधर। तो F1 इधर, F2 इधर, दोनों डायरेक्शन अपोजिट होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल किया। अब इसके कारण इस पर फोर्स किधर? अट्रैक्शन होगा, ये F3 मान लो। इसके कारण इस पर फोर्स किधर? इधर। तो दोनों अब क्या करेगा? एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल, मिजाज ठंडा। आई बात समझ में? मतलब आंसर इसका कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट कितना होगा? रिजल्टेंट फोर्स जीरो। बोलो बात समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो गया? ये समझ गए? ठीक है। फिर देखो, जैसे इसी में अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, मान लो यहाँ भी M है, M है, M है, और चौथा जो है ये M है, चौथा भी यहाँ पर M है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? कैसा ट्रायंगल है? इक्वी ट्रायंगल। मान लो यहाँ साइड A, या भी A, और आप फोर्स पूछ रहे हैं इस पर फोर्स पूछ रहे हैं इस पर। किसके कारण? बाकी तीनों के कारण। सब पॉजिटिव है, प्लस 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 प्लस, सब पॉजिटिव।
पहले तो ये बताओ, क्या इसमें भी जीरो हो जाएगा क्या साहब? इसमें जीरो वाली बात होगी क्या? जीरो वाली बात होगी? नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है, नहीं होगी। तो ये बताओ, इसके कारण इस पर फोर्स किधर? इसके कारण इस पर इधर, इसके कारण इस पर। ये दोनों कैंसिल करेगा कि नहीं? ये दोनों कैंसिल कर लिया। बाकी इसके कारण जो इस पर फोर्स होगा किधर होगा? तो ये जो आएगा बस वही आंसर होगा। इसको कैंसिल करने वाला कोई है क्या? तो इसके कारण जो इस पर फोर्स होगा वही आंसर होगा। ठीक है, अब कितना होगा? ये डिस्टेंस मान लो सपोज कि ये जैसे मान लो कि L है, ये निकालना होगा। ठीक है, ये A है, A आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? A/2 हो जाएगा। इसको L मान लो, R मान लो, जो मान लो। ठीक है, अब ये बताओ, अगर R² को निकालना चाहें तो क्या करेंगे? A² माइनस A/2 का स्क्वायर, यही ना है ना? R² इक्वल टू A² माइनस A² अपॉन 4। तो कितना हो जाएगा साहब? 3A² अपॉन 4। R² हो गया। अब ये बताओ, इस पर जो फोर्स लगेगा μ0 अपॉन 4 पाई, और कोई भी मीडियम वाली बात अगर हवा है तो μ0 होगा, और m1 m2 तो m नीचे, एक और m होगा तो m² हो गया। यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस R²। अब बोलो साहब, R² का वैल्यू बैठाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमने A दिया था। क्वेश्चन में क्या दिया था? क्वेश्चन में A दिया था, तो यहाँ पर A², R² को क्या लोगे? 3A² अपॉन 4। तो यहाँ पर μ0 अपॉन 4 पाई 4m² अपॉन 3A²। ये आपका F का वैल्यू हो गया। 4 इधर चला गया, m² नीचे 3A²। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? ये समझ गए? क्या बारिश बहुत तेज हो रही है? नहीं तो थोड़ा देर क्लास कर लीजिए, अभी वर्षा हो रही है। हो गया? अच्छा चलिए, ठीक है। तो आज इतना ही, और इसके बाद कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट। कल जो डिस्कस करेंगे, अगला क्लास में डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा नेक्स्ट क्लास। और आज इतना ही। हमारा चैनल इनोवेशन एकेडमी, मैं RK सर। और कैसा लगा इसका क्लास बताइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।